नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। यहाँ से कि आपका केंद्रीय बजट 2024-25 शुरू हो रहा है। आपको पता है कि केंद्रीय बजट और इकोनॉमिक सर्वे और स्कीम से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओआरओ हो। हर साल क्वेश्चंस केंद्रीय बजट से देखने को मिलते हैं। बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार कौन सा बजट पेश किया है? तो 7वां बजट पेश किया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट को सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है? तो अनुच्छेद 112 में बजट को सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है। क्या भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है? नहीं, भारतीय संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। भारत में बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय कौन सा है? तो आर्थिक मामलों का विभाग, जो कि वित्त मंत्रालय का है, ये जिम्मेदार है नोडल विभाग बजट तैयार करने का। तो भारत की मुद्रास्फीति किस लक्ष्य की ओर अग्रसर है? तो 4% लक्ष्य की ओर अग्रसर है मुद्रास्फीति। वर्तमान में कोर मुद्रास्फीति गैर खाद्य गैर ईंधन कितनी है? तो 3.1% है। कितने प्राथमिकताओं से संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है? तो 9 सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है प्राथमिकताओं के संबंध में। किसानों के लिए कितनी फसलों किसानों के लिए कितनी फसलों नई फसलों की किस्में जारी की जाएंगी? तो 32 नई किस्में जो किसानों के लिए हैं वो जारी की जाएंगी। इन फसलों की उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूलन कितनी किस्में जारी की जाएंगी? तो 109 जो ऐसी किस्में होंगी जो उच्च पैदावार वाली होंगी, जलवायु के अनुकूल होंगी। ये 109 फसलें। अगले 2 वर्षों में पूरे देश में कितने किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी? तो 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक सहायता दी जाएगी। कितने आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? कितने आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो 10,000 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस वर्ष कितने जिलों में खरीफ फसलों का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा? तो 400 फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। कितने राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे? तो 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इस वर्ष कृषि और संबंध क्षेत्र के लिए कितने रुपए का प्रावधान रखा गया है? तो 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा? तो 10,000 किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण कौशल प्रशिक्षण ऋण के लिए किस योजना को संशोधित किया जाएगा? तो मॉडल कौशल ऋण योजना। सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के लिए साथ कितने ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? तो 7.5 लाख रुपए की ऋण की गारंटी की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के लिए। इस उपाय से प्रति वर्ष कितने छात्रों को सहायता मिलने की आशा है? तो 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की आशा है। घरेलू संस्थाओं में घरेलू संस्थाओं में उच्चतर शिक्षा घरेलू संस्थाओं में उच्चतर शिक्षा के लिए कितने ऋण हेतु एक वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है? तो 10 लाख रुपए तक। 1 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि के लिए कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई वाउचर दिए जाएंगे? तो 3%। पूर्वोदय पूर्वोदय योजना के तहत किन 5 राज्यों का विकास होगा? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये पूर्वोदय योजना के तहत 5 राज्यों का विकास होगा। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के संबंध में कहाँ औद्योगिक केंद्र विकसित किए जाएंगे? तो गया बिहार में किया जाएगा। इस मॉडल के विकास यात्रा में क्या प्रतिबंधित होगा? तो क्या प्रतिबंधित होगा? तो विकास भी विरासत भी। पूर्वोदय योजना के तहत किन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे। कहाँ 2400 मेगावाट के एक नए विद्युत संयंत्र की स्थापना की जाएगी? तो पीरपैंती भागलपुर बिहार। प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियान में कितने गांव शामिल हैं? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में 63,000 गांव शामिल हैं। 63,000 गांव शामिल हैं। इसमें कितने जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा? तो 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक कितनी शाखाएं हैं स्थापित की जाएंगी? तो 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। कौन सी? भारतीय डाक भुगतान बैंक की। ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए कितना प्रावधान किया गया है? तो 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत निवेश किया जाएगा तो 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कितने शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा? तो 1 करोड़ लोगों का। जो 1 करोड़ परिवार हैं उनके आवास जो हैं शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के दिया जाएगा। अगले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में कितनी साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास की योजना की परिकल्पना की है? तो 100 योजना की परिकल्पना की है। पीएम सूर्य घर बिजली मुक्त योजना के अंतर्गत कितना पंजीकरण किया गया है? तो 1.28 करोड़ से अधिक लोगों ने पंजीकरण किया है पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत। हार्ड टू एबिट उद्योगों और ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य से किसकी ओर ले जाने के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा? तो उत्सर्जन लक्ष्य। वर्तमान के परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पद्धति से किसमें परिवर्तित किया जाएगा? तो इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में। राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी कितने से दीर्घावधि ब्याज रहित ऋण का प्रावधान किया गया है? तो 1.5 लाख करोड़। 12मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण आरंभ किया जाएगा? तो चौथा चरण आरंभ किया जाएगा। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को कितना बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा? तो 5 गुना बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। कौन सी? अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को। इसके लिए कितनी उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की जाएगी? तो 1000 करोड़ रुपया। वर्ष 2024-25 के लिए उधारियों को छोड़कर कुल प्राप्तियां कितनी अनुमानित हैं? तो 32.07 लाख करोड़। 32.07 लाख करोड़। कुल व्यय कितना अनुमानित है? तो 4.21 लाख करोड़ रुपए। निवल कर प्राप्तियां कितनी अनुमानित हैं? तो 25.83 लाख करोड़ रुपया। राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना रहने का अनुमान है? तो 4.9%। अगले वर्ष घाटे को कितना नीचे लाने का लक्ष्य है? तो 4.5%। पिछले 6 वर्षों के दौरान मोबाइल फोन के घरेलू उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? 3 गुना वृद्धि हुई है। इस दौरान मोबाइल फोन के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? तो लगभग 100 गुना वृद्धि हुई है। पिछले 6 वर्षों के दौरान मोबाइल फोन के घरेलू उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 3 गुना वृद्धि हुई है। इस दौरान मोबाइल फोन के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? तो लगभग 100 गुना। घरेलू उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई है और दौरान फोन के निर्यात में 100 गुना वृद्धि हुई है। मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए, मोबाइल चार्जर, मूल सीमा शुल्क बीसीडी को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 15% कर दिया गया है। कितने आवश्यक खनिजों को सीमा शुल्क के पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव किया गया है? तो 25% छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का सी फूड निर्यात कितना पहुंच गया है? तो पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का जो सी फूड है, समुद्री फूड है जो, वो 60,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है निर्यात। इस निर्यात में फ्रोजन झींगा मछली की हिस्सेदारी लगभग 2/3 है। ब्रूड स्टॉक, पॉलीफीट, वार्म्स, श्रिम्प्स और फिश फीड पर भी बीसीडी को घटाकर कितना किया गया है? तो 5% किया गया है। बीसीडी का पूर्ण रूप क्या है? मूल सीमा शुल्क, बेसिक कस्टम ड्यूटी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना कॉर्पोरेट टैक्स सरलीकृत टैक्स व्यवस्था द्वारा जमा हुआ है? तो 58% जमा हुआ है। ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर स्रोत पर कटौती टीडीएस दर को 1% से कम करके कितना किया गया है? तो 0.1% किया गया है। अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए कितना प्रस्ताव किया गया है? अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए किसका प्रस्ताव किया गया है? तो विवाद से विश्वास योजना 2024। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर दर को 40% से घटाकर कितना किया गया है? तो 35% किया गया है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 75,000 रुपए किया गया है।
पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 25,000 रुपए किया गया है। नई आयकर व्यवस्था में कर दर संरचना क्या है? 0 से 3 लाख रुपए पर 0% है, 3 से 7 लाख रुपए पर 5% है, 7 से 10 लाख रुपए पर 10% है, 10 से 12 लाख रुपए पर 15% है। नई आयकर व्यवस्था में कर की जो परसेंटेज है, जो 15 लाख से अधिक है 12 से 15 लाख, 10 से 12 लाख पे 15% है, 12 से 15 लाख रुपए पे 20% है, और 15 जो 15 लाख से अधिक हैं उन पे 30% जो कर है नई आयकर व्यवस्था में वो लागू है। नई कर व्यवस्था में वेतन भोगी कर्मचारी को आयकर में कितना लाभ होगा? तो 17,500 रुपए लाभ होगा। 5 वर्षों में भारत की शीर्ष कंपनियों में कितने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है? तो 1 करोड़। कितने रुपए के मासिक भत्ते के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप होगी? तो 5,000 रुपए की। किस आयु को युवा आवेदन कर सकते हैं? तो 21 से 24 वर्ष के युवा जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। भारत के बाहर भारत से बाहर वारंटी के अंतर्गत निर्यात की गई वस्तुओं के निःशुल्क पुनः आयात की समयावधि 3 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 5 वर्ष किया गया है। इसे कितना और बढ़ाया जा सकता है? तो 2 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लघु अवधि की प्राप्तियों पर 15% के बजाय कितना दर लगाया जाएगा? तो 20% लगाया जाएगा, 20%। सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में दीर्घ अवधि की प्राप्तियों पर कितना दर लगा? घर अथवा घर के भाग को किराए पर देने से होने वाली आय को किसके अंतर्गत नहीं रखा जाएगा? तो पेशेवर व्यवसाय के लाभ और प्राप्तियों के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। इसको किसके अंतर्गत दिखाना होगा? तो ग्रह संपत्ति से आय दिखाना होगा। यह प्रावधान कब से लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में कुल व्यय का कितना अनुमान लगाया गया है? तो 48.21 लाख करोड़ रुपए अनुमान लगा है। वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्रीय बजट में कुल व्यय का अनुमान जो है वो 48.21 लाख करोड़ रुपए का अनुमान लगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो 10 लाख करोड़ रुपए का। ग्रामीण विकास के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो 2.66 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण विकास की धनराशि के लिए प्रावधान है। कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 1.52 लाख करोड़। बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय के लिए कितना प्रावधान किया गया है? तो 11,11,111 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 रुपए। यह हमारी जीडीपी का कितना परसेंट है? तो 3.4% है। एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? तो ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किया जाएगा। बजट में आंध्र प्रदेश को कितने विशेष आर्थिक सहायता घोषणा की गई है? बजट में आंध्र प्रदेश को कितनी विशेष आर्थिक सहायता? तो 15,000 करोड़ रुपए। सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर कितना किया गया? तो 6% किया गया है। बजट में प्लेटिनम पर सीमा शुल्क कितना प्रस्तावित किया गया है? तो 6.4%। बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि आवंटित की गई है? तो रक्षा मंत्रालय को 6.22 लाख करोड़ रुपए आवंटित की गई है। यह देश का कुल बजट का कितना परसेंट है? तो 12.9% है। 12.9% रक्षा के लिए धनराशि आवंटित की गई है। 12.9% जो टोटल बजट है उसका 12.9%। तो कितना होता है? 6.22 लाख करोड़ रुपए। यह राशि वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में कितना ज्यादा है? तो 4.79% ज्यादा है 2023-24 की जो वित्त वर्ष की तुलना में। रक्षा पेंशन बजट बढ़ाकर कितना किया गया? तो 1.41 लाख करोड़ रुपए किया गया है। सैन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु पूंजीगत मद के अंतर्गत कितना आवंटन किया गया है? तो 1,72,000 करोड़ रुपए किया गया है। इस बजट में निवेशकों के सभी वर्गों के लिए किस कर को समाप्त किया गया है? तो एंजल टैक्स। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक वृद्धि दर कितनी रही है? तो 8.2% रही है।
नॉमिनल वृद्धि दर कितनी रही है? तो 9.6% रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान रेलवे के पूंजीगत व्यय के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो 2,62,200 करोड़ रुपए। कैंसर की कितनी दवाओं पर सीमा शुल्क घटाया गया है? तो 3 घटाया गया है, 3 पर। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सर्वाधिक कमाई होना दर्शाया गया है कर्ज और अन्य देयदाताओं से, 27%। बाकी कहाँ से सर्वाधिक कमाई होती है? तो आयकर 19%, जीएसटी तथा अन्य कर 18%, कारपोरेट कर 17%, गैर कर राजस्व 9%। सर्वाधिक खर्च कहाँ होगा? तो कर शुल्क में राज्यों का हिस्सा 21%। अन्य कौन सी जगह सर्वाधिक खर्च होगा? तो ब्याज भुगतान में 19% खर्च होगा, केंद्रीय योजनाओं में 16% खर्च होगा, वित्त आयोग व अन्य अंतरण में 9% खर्च होगा। सबसे कम खर्च कहाँ होगा? तो पेंशन में सबसे कम खर्च होगा, 4%। आर्थिक समीक्षा देखेंगे। अर्थव्यवस्था की स्थिति निरंतर आगे बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024 के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2023 में कितनी वृद्धि दर्ज की है? तो 3.2% वृद्धि दर्ज की है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ईसीबी ने जून 2024 में अपनी बेंचमार्क जमा दर में कितनी कमी की है? तो एक चौथाई कमी की है। ग्लोबल ट्रेड अलर्ट डेटा के अनुसार 2023 में व्यापार पर कितने नए प्रतिबंध लगाए गए हैं? तो लगभग 3,000। आपूर्ति पक्ष पर वर्ष 2011-12 की कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित जीवीए वित्त वर्ष 24 में कितना बढ़ा है? तो 7.2% बढ़ा है। वर्तमान मूल्य पर समग्र जीवीए में कृषि की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 में कितनी थी? 17.7% थी। उद्योग और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 में क्रमशः कितनी थी? तो 27.6% और 54.7%। उद्योग में 27.6% और सेवा क्षेत्र में 54.7%। वित्त वर्ष 2024 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में कितनी गिरावट आई है? तो -1.7% गिरावट आई है। कितनी आई है? 1.7% गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2024 में कारपोरेट बांड में कितनी वृद्धि हुई है? तो 70.5% की वृद्धि हुई है। मार्च 2024 के अंत तक बकाया कारपोरेट बांड में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 9.6% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024 में सकल कर राजस्व जीटीआर में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 13.4% का अनुमान लगाया गया है। केंद्र सरकार का कुल व्यय वित्त वर्ष 2021 में सकल घरेलू उत्पाद के 17.7% के घटकर वित्त वर्ष 2024 में कितना हो गया? तो 15% हो गया है। वित्त वर्ष 2024 में उर्वरक और खाद्य सब्सिडी में क्रमशः कितनी कमी आई है? तो उर्वरक में आई है 24.6%, खाद्य सब्सिडी में आई है 22.4% की कमी आई है। इससे प्रमुख सब्सिडी पर व्यय में वार्षिक आधार पर कितनी गिरावट आई है? तो 22.1% की गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितनी हो गई है? तो 54.4%। वर्ष 2023 में थी 7 वर्ष 2023 में 6.7%। सकल गैर निष्पादित संपत्ति जीएनपीए अनुपात मार्च 2024 में घटकर कितना हो गया है? 2.8% हो गया है। वित्त वर्ष 2024 में निर्यात माल और सेवाएं में कितनी वृद्धि हुई है? तो 0.15% की वृद्धि हुई है। भारत में कुल आयात में कितनी गिरावट आई है? तो भारत में कुल आयात में गिरावट आई है 4.9%। सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2026 का सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत तक कम होने की उम्मीद है? तो कितने कम होने की उम्मीद है? तो 4.5% कम होने की उम्मीद है। क्या? सरकार का राजकोषीय जो घाटा है वित्त वर्ष 2026 तक सकल घरेलू उत्पाद में 4.5% कम होने की उम्मीद है। मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता स्थिरता ही मूल मंत्र है। भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण जीडीपी अनुपात में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान रखता है? तो 5वां स्थान रखता है। आरबीआई के अनुसार प्रचलन में 2,000 रुपए के बैंक नोटों का कुल मूल्य 28 जून 2024 तक कितने करोड़ रह गया है? तो 7,581 करोड़ रुपए। 2000 मूल्य वर्ग के कितने प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं? तो 97.87%। रिजर्व मनी में 29 मार्च 2024 तक कितने प्रतिशत वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है? तो 6.7%। मार्च 2024 के अंत तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण वितरण 20.2% से बढ़कर कितना हो गया है? तो 164.3 लाख करोड़।
कृषि ऋण वित्त वर्ष 2021 में 13.3 लाख करोड़ रुपए से लगभग कितना गुना बढ़कर वर्ष 2024 में 20.7 लाख करोड़ हो गया है? तो 1.5 गुना बढ़ा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण वितरण में वृद्धि को आपातकालीन ऋण संबंध गारंटी योजना के तहत कितने प्रतिशत ऋण गारंटी के साथ सांपार्श्विक मुक्त ऋण की उपलब्धता द्वारा समर्थित किया गया है? तो 100%। 3 जून 2024 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम सहायता पोर्टल पर कितने करोड़ से अधिक उद्यम पंजीकृत हो गए हैं? तो 4.5 करोड़। 5 मार्च 2024 तक भारत की कितने प्रतिशत जमा राशि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक के पास है? तो 56.9%। कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत हिस्सा उन परिवारों के पास है जिन्हें रिस्की रिस्ट, रिस्ट की रिटेल ग्राहक माना जाता है? तो 61.1%। मार्च 2024 तक सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों अनुपात घटकर कितना हो गया है? तो 2.8% हो गया है। वर्ष 2016 से मार्च 2024 तक कितने कारपोरेट देनदारों का निपटान किया जा चुका है? तो 31,394। 31 मार्च 2024 तक स्मार्टफोन ग्राहकों की संख्या कितनी हो गई है? तो 116.5 करोड़ से अधिक हो गई है। ग्राहकों की संख्या के आधार पर वैश्विक स्तर पर भारतीय माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र कौन सा स्थान रखता है? तो द्वितीय स्थान रखता है। शीर्ष स्थान पर कौन है? चाइना। भारत में उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या बैंकों से इंडोनेशिया से लगभग कितने गुना है? 3 गुना है। वित्त वर्ष 2023 तक भारत में कितनी सूक्ष्म वित्त संस्थाएं काम करते हैं? तो 213। 31 मार्च 2023 तक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के पास बकाया ऋण वाले ग्राहकों की संख्या कितनी लाख थी? तो 571 लाख थी। माइक्रो फाइनेंस मुख्यतः किस पर केंद्रित गतिविधि है? तो महिलाओं पे है। भारत में माइक्रो फाइनेंस के कुल ग्राहकों में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो 98% है। देश का इक्विटी बाजार पूंजीकरण मई 2024 में कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है? तो 415 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मार्च 2024 तक आईएफएससी बैंकिंग इकाई आईबीयू की कुल संपत्ति का आकार कितना हो गया है? तो 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने पूरे भारत में कितने आयुष्मान कार्ड बनाने का मुहिम हासिल किया है? तो 34.2 करोड़। इनमें से कितने प्रतिशत कार्ड धारक महिलाएं हैं? तो 49.3% महिलाएं हैं। वर्ष 2024 से 28 में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में सालाना कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है? तो 9.7%। राष्ट्रीय पेंशन योजना एवं अटल पेंशन योजना के तहत कुल आबादी की पेंशन कवरेज वित्त वर्ष 2024 में कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत की हो गई है? तो 5.3% हो गई है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में बीमा और पेंशन फंड आस्तियों की हिस्सेदारी क्रमशः कितने प्रतिशत है? तो 19 एवं 5% है। वाह्य क्षेत्र संबंध के बीच स्थिरता विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 139 देशों में भारत की रैंक वर्ष 2023 में कौन से स्थान पर पहुंच गई है? तो 38वें स्थान पर पहुंच गई है। व्यापार एवं विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड यूएनसीटीएडी के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्ष 2023 में कितना प्रतिशत घट गया है? तो 2% घट गया है। वर्ष 2023 में विश्व वस्तु व्यापार के मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 5% की गिरावट आई है। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में के रूप में बाह्य ऋण वर्ष 2023 में कितना हो गया है? तो 29.8 हो गया है। वर्ष 2023 में वैश्विक व्यापार की मात्रा में कितनी गिरावट आई है? तो 1.2% गिरावट आई है। वाणिज्यिक सेवाओं के व्यापार में वर्ष 2023 में कितनी वृद्धि हुई है? तो 9% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 में डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का वैश्विक निर्यात कितना बढ़ा है? तो 9% बढ़ा है। विश्व व्यापार की मात्रा 2024 और वर्ष 2025 में क्रमशः कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो 2.6% और 3.3% बढ़ने की उम्मीद है। सुएज नहर के जरिए वैश्विक व्यापार का कितना भाग संचालित हो रहा है? तो लगभग 12% भाग संचालित हो रहा है। वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 में कितनी थी? तो 1.8% थी। वित्त वर्ष 2024 में गैर पेट्रोलियम, गैर रत्न और आभूषण आयात सोना, चांदी और कीमती धातुओं में कितनी कमी देखी गई है? तो 3.5% की कमी देखी गई है। माल निर्यात में पूंजीगत वस्तुओं की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 में कितने परसेंट हो गई है? तो 18.9% हो गई है। 2023 में कितनी थी? 16.3%।
अन्य निर्यात में उपभोक्ता वस्तुओं की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 में कितनी हो गई है? तो 47.5%। भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023 में कितना हो गया है? तो 1,08,684 करोड़ रुपए। वर्ष 2015 और वर्ष 2019 के बीच भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा हथियार आयातक था? तो दूसरा था। चीन के बाद भारत फुटवियर का कौन सा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है? दूसरा। भारत वैश्विक फुटवियर के उत्पादन में और वैश्विक निर्यात के कितने प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है? 13% और 2.2%। फुटवियर उत्पादन करता है 13% और निर्यात करता है 2.2%। सरकार ने कब तक भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। भारत वर्ष 2022 में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश बना है? तो ये छठवां, 2014 में 23वां था, अब ये छठवां हो गया है। वर्ष 2022 में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश बना है? तो जो भारत है वो छठवां बना है। वित्त वर्ष 2024 में भारत में स्मार्टफोन का निर्यात कुल उत्पादन कितने प्रतिशत से अधिक रहा है? तो 31% से। वित्त वर्ष 2024 में इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात कुल निर्यात में कितनी हिस्सेदारी है? तो लगभग 25% की हिस्सेदारी है। कृषि और संबंध उत्पादों का माल निर्यात में कितनी हिस्सेदारी है? तो लगभग 11% की हिस्सेदारी है। रासायनिक और प्लास्टिक निर्यात की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2019 में 9.4% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में कितने परसेंट हो गई? तो 8.6% हो गई है। वित्त वर्ष 2024 में कुल निर्यात में कपड़ा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी रही है? तो 8% रही है। भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में वर्ष 2022 में किस स्थान पर पहुंचा है? तो 24वें स्थान पर पहुंचा है। भारत के पण्य निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 में कितनी रही है? तो 6.7% रही है। भारत के ड्रग और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों का निर्यात वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर कितना हो गया है? तो 6.4% हो गया है। भारत का वित्त वर्ष 2024 में पण्य या माल वस्तुओं का आयात कितना संकुचित हो गया है? तो 5.7% संकुचित हो गया है। विश्व सेवा निर्यात में भारत के सेवा निर्यात की हिस्सेदारी वर्ष 2022 में कितनी हो गई है? तो 4.3% हो गई है। भारत अब वैश्विक स्तर पर कौन सा सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है? तो सातवां। भारत दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में दुनिया में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पे है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला किसको संदर्भित करता है? तो वैश्विक मूल्य श्रृंखला जो है वो अंतरराष्ट्रीय उत्पादन साझाकरण को संदर्भित करता है। एप्पल ने वित्त वर्ष 2024 में अपने वैश्विक आईफोन को कितना प्रतिशत भारत में असेंबल किया है? तो 14% किया है। भारत का वैश्विक मूल्य श्रृंखला जीवीसी से संबंधित व्यापार 2010 से वर्ष 2022 में कितना बढ़ गया है? तो 4 गुना बढ़ गया है। भारत की जीवीसी भागीदारी को चलाने वाले आवश्यक उत्पादों में क्या शामिल है? तो कोयला और पेट्रोलियम, व्यापार सेवाएं, रसायन और परिवहन उपकरण शामिल हैं। वर्ष 2005 के बाद से भारत किस देश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है? तो मॉरिशस। वर्ष 2005 के बाद से भारत किस देश का सबसे बड़ा अच्छा व्यापारिक भागीदारी रहा है? तो मॉरिशस का रहा है। कौन सा देश पिछले 2 दशकों से भारत के शीर्ष 3 व्यापार भागीदारों में शामिल है? तो यूएई जो है, संयुक्त अरब अमीरात जो है, वो उससे सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, तो पिछले 2 दशकों में भारत के शीर्ष 3 व्यापार भागीदारों में शामिल है। भारत की कुल पत्तन क्षमता 2047 तक कितना अधिक हो जाएगी? तो 10,000 एमटीपीए से अधिक हो जाएगी। सरकार का लक्ष्य वह 2030 तक कितने जलमार्गों को चालू करना है? तो 23 जलमार्गों को चालू करना है। भारत के चालू खाते का प्रमुख घटक क्या है? पण्य व्यापार। सेवा निर्यात के बाद विदेशी वित्त पोषण का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो विप्रेषण। भारत में प्रेषित धनराशि वर्ष 2024 में कितनी बढ़ी है? तो 3.7% बढ़ी है। वर्ष 2024 तक, सॉरी, वर्ष 2025 तक प्रेषित धनराशि कितना बढ़ने का अनुमान है? तो 4% बढ़ने का अनुमान है। दक्षिण एशियाई प्रेषण में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2023 में कितना हो गई है? तो 64.5% हो गई है। यूएनसीटी एडी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक एफडीआई वर्ष 2023 में घटकर कितनी हो गई? तो 1.3 बिलियन डॉलर हो गई है। कुल एफडीआई में डिजिटल एफडीआई की कितनी हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2021 में कितनी हो गई? तो 69.2% हो गई थी।
भारत के सकेल भारत के घर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में विदेशी ऋण मार्च 2024 के अंत में घटकर कितना हो गया है? तो 18.7%। कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण की हिस्सेदारी मार्च 2024 के अंत में घटकर कितनी हो गई है? तो 18.5%। मध्यम अवधि परिदृश्य संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अनुमानों के अनुसार भारत की कामकाजी आयु वर्ग आबादी 15 से 59 वर्ष कब तक बढ़ती रहेगी? तो वर्ष 2044 तक बढ़ती रहेगी। भारत की तेजी से बढ़ती आबादी का कितना हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है? तो 65% का हिस्सा जो है 35 वर्ष की कम आयु का हिस्सा है। कॉलेज से सीधे निकलने वाले 2 में से कितने छात्र अभी भी आसानी से रोजगार योग्य नहीं है? तो लगभग 1। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के अनुसार 18 से 69 आयु वर्ग में मोटापे से जूझ रहे पुरुषों का प्रतिशत जो है 22.9% है। महिलाओं के लिए यह कितने प्रतिशत है? तो 24% है। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी में कितना योगदान करता है? तो 30% करता है। यह विनिर्माण उत्पादन में कितना योगदान करता है? 45% करता है। उद्योग मध्यम एवं लघु दोनों अपरिहार्य। वित्त वर्ष 2024 में 8.2% की आर्थिक वृद्धि को कितने प्रतिशत की औद्योगिक विकास दर से समर्थन मिला है? तो 9.5%। विनिर्माण क्षेत्र में पिछले दशक में कितनी औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल की है? तो 5.2%। भारत की फार्मास्यूटिकल बाजार का वर्तमान मूल्य कितना है? तो $50 बिलियन है। मात्रा के अनुसार दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा बाजार है? तो तीसरा है। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा कपड़ा विनिर्माता है? तो दूसरा। भारत के इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र की वित्त वर्ष 2022 में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी कितनी है? अनुमानित 3.7%। मई 2024 तक कितने का निवेश दर्ज किया गया है? तो 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक। 20 वैश्विक जेनेरिक कंपनियों में से कितनी भारत आधारित हैं? तो 8 हैं। भारत में घरेलू सीमेंट की खपत कितना प्रति व्यक्ति है? तो 260 किलोग्राम। वैश्विक औसतन कितना प्रति व्यक्ति है? तो 540 ग्राम। भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत के इस्पात क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो 12% की हिस्सेदारी है। भारत की प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा में कोयले का उत्पादन कितना है? तो कितना है? 55% से अधिक उत्पादन है। कोयले से चलने वाली बिजली उत्पादन कुल बिजली उत्पादन का लगभग कितना है? तो 70% है। कोयले से चलने वाली बिजली उत्पादन कुल बिजली का कितना है? तो 70% है। सरकार ने आयात कम करने के लिए वर्ष 2030 तक कितने कोयले को गैसीफाई करने का लक्ष्य रखा है? तो 100 मीट्रिक टन। विनिर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति कितनी सीमित है? तो लगभग 7% तक। स्वीकृत पेटेंट की संख्या वर्ष 2014 से 15 से 2023 से 24 में कितना बढ़ा है? तो 17.24 गुना बढ़ा है। सेवा क्षेत्र वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल आकार कितना है? सेवा क्षेत्र वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल आकार कितना है? तो कुल आकार है 15%, 55%। कितना है? 55% है। वैश्विक स्तर पर भारत का सेवा निर्यात वर्ष 2022 में दुनिया के वाणिज्यिक सेवा निर्यात का कितना प्रतिशत है? तो 4.4% है। डिजिटल माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी 2023 में कितनी हो गई है? तो 6% हो गई है। वित्त वर्ष 2024 में भारतीय हवाई यात्रियों की संख्या में वार्षिक आधार पर कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो बढ़ोतरी हुई है 15% बढ़ोतरी हुई है। राजस्व अर्जन माल भाड़ा ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को छोड़कर पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में कितनी वृद्धि दर्ज की है? तो 5.3% वृद्धि दर जो है दर्ज की है। महामारी के बाद विदेशी पर्यटकों के आगमन में वर्ष कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 43.5%। वर्ष 2023 में कितने विदेशी पर्यटकों के आगमन को देखा है? तो 92 लाख। देश में वर्ष 2023 में आवासीय रियल एस्टेट की बिक्री में कितनी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो 33% की। भारत के ई वाणिज्य उद्योग का वर्ष 2030 तक कितना पार कर जाने की उम्मीद है? तो 350 अरब डॉलर। वित्त वर्ष 2024 में सेवा क्षेत्र में कितनी वृद्धि होने की अनुमान है? तो 7.6%।
जो है वित्त वर्ष 2024 में सेवा क्षेत्र में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है? तो 7.6%। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत था? तो 44% था। सेवा निर्यात में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 5वें स्थान पर रहा है। कंप्यूटर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में भारत के सेवा निर्यात का लगभग कितना हिस्सा है? तो 73% हिस्सा है। देश के पायलटों में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 15% है। वर्ष 2023 में कुल वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस में कितने प्रतिशत महिलाओं की जारी किए गए हैं? तो 18% महिलाओं को जारी किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संरक्षण संक्रमण समझौताकारी सामंजस्य। भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत कितना है? तो 1/3 है। यूनाइटेड किंगडम ने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की बिक्री पर 2030 से प्रतिबंध लगाने के अपने फैसलों को कब तक टाल दिया है? तो 2035 टाल दिया, 35 तक टाल दिया है यूके ने। ब्लूमबर्ग के अनुसार जर्मन व्यवसाय देश से बाहर स्थानांतरित होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ऊर्जा की बढ़ती लागत। जर्मनी ने अपने कानून में कब तक कोयला संयंत्रों को बंद करने का अंतिम लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2038 तक। भारत के जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में कितने राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं? तो 9 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। ये 9 राष्ट्रीय मिशन किसके लिए समर्पित हैं? तो सौर, जल, ऊर्जा दक्षता, वन, टिकाऊ आवास, टिकाऊ कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान और मानव स्वास्थ्य। वर्ष 2023-24 में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 15.303 गीगावाट बढ़कर 30 अप्रैल 2024 तक कितनी हो गई है? तो 82.64 गीगावाट हो गई है। भारत ने वर्ष 2021 में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से कितनी संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल की है? तो 40%। भारत के सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 45%। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता का लक्ष्य वर्ष 2030 तक बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 50% कर दिया गया है। पहले कितना था? 40%। 31 मई 2024 तक स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी कितनी पहुंच गई है? तो 45.4 पहुंच गई है। भारतवर्ष 2030 तक वृक्षों और वनों के माध्यम से कितना अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? तो 2.5 से 3 बिलियन टन। वर्ष 2005 से 2019 तक कितना CO2 समतुल्य कार्बन सिंक पहले ही बनाया जा चुका है? तो 1.97 बिलियन टन बनाया जा चुका है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना किस पर जोर दे रहे हैं? तो अनुकूलन पर जोर दे रहे हैं। अनुकूलन पर जोर दे रहे हैं। जलवायु के प्रति संवेदनशीलता को कम करने में सहायक कार्यों को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। जलवायु के प्रति संवेदनशीलता को कम करने में सहायक कार्यों को क्या कहा जाता है? तो जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कहा जाता है। स्वच्छ भारत मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना आदि किसमें शामिल है? तो अनुकूलन प्रासंगिक कार्यवाही में शामिल है। भारत में तटीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। ऐसे क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण अनुकूलन उपाय क्या हो सकता है? तो आर्द्र भूमि संरक्षण। भारत की ऊर्जा जरूरत में वर्ष 2047 तक कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो 2 से 2.5 गुना बढ़ने की उम्मीद है। गैर जीवाश्म बिजली क्षमता की हिस्सेदारी अप्रैल 2014 के लगभग 32% से मई 2024 में कितना हो जाने का अनुमान है? तो लगभग 45.4%। किस योजना से 30 गीगावाट और क्षमता जोड़ने और 720 मिलियन टन CO2 समकक्ष होने की उम्मीद है? तो पीएम सूर्य घर योजना। नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन के विस्तार हेतु भूमि उपलब्धता G20 देशों में कितना G20 देशों में सबसे कम किस देश में है? तो भारत में है। नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन। नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन में क्या एक वैश्विक चुनौती है? नवीकरणीय अपशिष्ट पुनर्चक्रण। नवीकरणीय ऊर्जा और बैटरी भंडारण प्रौद्योगिकियों के लिए किन महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता होती है? तो ग्रेफाइट, कोबाल्ट, दुर्लभ भूमि और लिथियम। भारत महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच
को सक्षम करने के लिए किसमें शामिल हुआ है? तो खनिज सुरक्षा भागीदारी एमएसपी। खनिज सुरक्षा भागीदारी में कितने देश शामिल हैं? तो 14 देश शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किन नियमों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया है? तो प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को क्या कहा जाता है? तो भारतीय कार्बन बाजार कहा जाता है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन के लिए मूल्य निर्धारण की अनुमति देना। वैश्विक स्वैच्छिक कार्बन बाजार का मूल्य कितना है? तो 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने कहाँ सौर प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग संसाधन केंद्र की सफलतापूर्वक स्थापना की है? तो इथियोपिया और सोमालिया में की है। एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड किन देशों के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो भारत और ब्रिटेन। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना का उद्देश्य एक बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को आपस में जोड़ना। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन सीडीआरआई का उद्देश्य कब तक 3 अरब से अधिक लोगों के पर्यावरण, आजीविका और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है? तो वर्ष 2050 तक। भारत के नेतृत्व में लचीले द्वीप राज्यों के लिए अवसंरचना किनकी रणनीतिक पहल है? तो आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और छोटे द्वीप विकासशील राज्य। विश्व के विभिन्न हिस्सों से सौर ऊर्जा के दोहन के लिए इस परियोजना का मंत्र क्या है? तो सूर्य कभी अस्त नहीं होता। सामाजिक क्षेत्र में कल्याण को जो सशक्त करें। वित्त वर्ष 2018-2024 के बीच नॉमिनल जीडीपी किस वार्षिक दर से बढ़ी है? तो 9.5% वार्षिक दर से बढ़ी है। इस दौरान कल्याण व्यय किस वार्षिक दर से बढ़ा है? तो 12.8%। कौन सा दृष्टिकोण सरकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता बढ़ाने पर केंद्रित है? तो नया कल्याण दृष्टिकोण। किसके द्वारा प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रित प्रायोजित योजनाओं के लिए आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क विकसित किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत कितने मानसिक विकारों को कवर किया गया है? तो 22। पिछले 3 वर्षों से वार्षिक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च कितना रहा है? तो 25,000 करोड़ से अधिक। देश भर में कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं? तो लगभग 13.9 लाख केंद्र संचालित हैं। यह केंद्र 6 वर्ष से कम आयु के कितने लाभार्थी बच्चों को पूरक पोषण, प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान करते हैं? तो लगभग 8 करोड़ बच्चों को। भारत अनुसंधान एवं विकास में तेजी से प्रगति कर रहा है। वित्त वर्ष 2024 में इसने कितने पेटेंट प्रदान किए हैं? तो लगभग 1 लाख पेटेंट प्रदान किए हैं। सीखने की सीढ़ी पर व्यावसायिक शिक्षा को क्रियान्वित करने के लिए किस गैर सरकारी संगठन का मॉडल एक अच्छा उदाहरण है? तो लैंड एंड हैंड इंडिया। वर्ष 2014 से 15 से 10 जुलाई 2024 तक ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितना सड़क निर्माण कार्य पूरा हो गया है? तो 15.1 लाख किलोमीटर। वर्ष 2018 के लिए विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित स्नातकों में महिलाओं का अनुपात जो है वो 42.7 है। महिला की श्रम शक्ति भागीदारी दर वर्ष 2017 से 18 में 23.3% से बढ़कर 2022 से 23 में कितनी हो गई? तो 37% हो गई है। कितनी हो गई है? 37% हो गई है। वर्ष 2015 से 21 के मध्य ग्रामीण इंटरनेट सब्सक्रिप्शन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 200% की वृद्धि हुई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में से 23 में बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई है? तो 3.2%। श्रमिकों के रोजगार की स्थिति के संदर्भ में कुल कार्यबल का कितना स्वनियोजित है? तो 57.3%। नियमित वेतनभोगी श्रमिक कुल कार्यबल कितना है? तो 20.9%। लैंगिक दृष्टिकोण से महिला श्रम बल भागीदारी दर पिछले कितने वर्षों से बढ़ रही है? तो 6 वर्षों से बढ़ रही है। ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर वर्ष 2017-18 और वर्ष 2022-23 के मध्य कितनी बढ़ी है? तो 16.9% बढ़ी है। वित्त वर्ष 2018 से 19 2000 वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 के मध्य सबसे अधिक बेरोजगारी वृद्धि किन राज्यों में देखी गई है? तो छत्तीसगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में देखी गई है। ईपीएफओ में वार्षिक निवल पैरोल वृद्धि वर्ष 2019 की अपेक्षा में वर्ष 2024 में कितनी हो गई है? तो दोगुनी से अधिक हो गई है।
किसकी सहायता द्वारा यह संभव हो सका है? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। वर्ष 2019 में शुरू की गई किस योजना ने पूरे भारत में पोर्टेबल खाद्य सुरक्षा प्रदान करके प्रवासी श्रमिकों के कल्याण को बढ़ाया है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड कार्यक्रम। वर्ष 2019 और 20 में 29 केंद्रीय कानूनों को कितनी श्रम संहिताओं में तर्कसंगत बनाया और समामेलित किया है? तो 4 केंद्रीय कानूनों को। वैश्विक श्रम बाजार एवं व्यवधान के बीच जिसे लगातार किसके द्वारा फिर से रूप दिया जा रहा है? तो चौथी औद्योगिक क्रांति। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के अत्यधिक संपर्क में रोजगार भारत में कितना है? तो 26% है। किसके अनुसार भारत में एआई का वर्तमान प्रसार और अनुकूलन अमेरिका, यूरोप, एशियाई टाइगर्स की तुलना में कम है? तो कैपिटल इकोनॉमिक्स 2024। किस अर्थव्यवस्था में फ्रीलांसर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, सेल्फ नियोजित ऑन कॉल वर्कर, क्रिएटिव टैंक टैलेंट शामिल है? तो गिग अर्थव्यवस्था में शामिल है। वर्ष 2029 से 30 तक गिग कार्यबल में कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो 2.35 करोड़ बढ़ने की उम्मीद है। कितनी फ्लेक्सी नौकरियां अनुबंध कर्मचारी, लॉजिस्टिक, बुनियादी ढांचे, निर्माण और ऊर्जा, बीएस बीएफएसआई, आईटी और आईटी समझ सक्षम सेवाओं में है? तो 60%। कितनी? 60%। इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खाद्य प्रसंस्करण बाजार वर्ष 2025 तक कितना पहुंचने का अनुमान है? तो 535 बिलियन डॉलर। एक केयर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की परस्पर संबंध गतिशीलता किसमें योगदान देती है? तो लैंगिक समानता, मानव विकास और आर्थिक विकास। भारतीय उद्योग परिसंघ की एक हालिया रिपोर्ट भारत में किसका अनुमान लगाने के लिए एक मानकीकृत इनपुट मूल्य पद्धति का उपयोग करती है? तो महिलाओं के अवैतनिक घरेलू और देखभाल संबंधी कार्य का आर्थिक मूल्य। इसके द्वारा महिलाओं के अवैतनिक घरेलू और देखभाल संबंधी कार्य का आर्थिक मूल्य कितना आंका गया है? तो सकल घरेलू उत्पाद का 15 से 17%। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की किस योजना के तहत आंगनबाड़ी सह क्रेच पहल में संशोधन किया गया है? तो पालना योजना। एशियाई विकास बैंक की एजिंग वेल इन एशिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात 2050 तक कितना अधिक होने की उम्मीद है? तो 30% अधिक होने की उम्मीद है। भारत की स्वच्छ ऊर्जा पहल के तहत 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य कितनी नौकरियां पैदा कर सकता है? तो 34 लाख नौकरियां, लघु और दीर्घकालिक। केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2021 से 22 से वित्त वर्ष 2024 से 25 तक कितने गुना बढ़ गया है? तो 2.2 गुना बढ़ गया है। 2.2 गुना बढ़ गया है। इसकी अवधि के दौरान राज्य सरकारों का पूंजीगत व्यय कितने गुना बढ़ा है? तो 2.1 गुना बढ़ा है। वित्त वर्ष 2021 से 24 के दौरान राज्य सरकारों एवं संस्थाओं को पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार का समर्थन कितने प्रतिशत बढ़ गया है? तो 31.6% बढ़ा है। वित्त वर्ष 2015 से 24 तक 2.4 लाख करोड़ की लागत वाली कितनी सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं की सिफारिश की गई है? तो 77 परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वर्ष 2014 एवं 2024 के मध्य हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई कितने गुना बढ़ गई है? तो 12 गुना बढ़ गई है। इस दौरान 4 लेन सड़कों की लंबाई कितने गुना बढ़ाई गई है? तो 2.6 गुना बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों की औसत निर्माण गति वित्त वर्ष 2014 में 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2024 तक कितनी हो गई है? तो 34 किलोमीटर प्रतिदिन। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग वर्ष 2023 में कितनी हो गई है? तो 38 हो गई है। वित्त वर्ष 2024 तक कुल कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रदान किए गए हैं? तो 6। वित्त वर्ष 2025 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रदान करने की योजना है? तो 7 प्रदान करने की योजना है। 24 में 6 प्रदान किए जा चुके हैं। आगे 7 की योजना है 2025 में। वर्ष 2014 से 24 के दौरान टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 734 सेकेंड से घटाकर कितना किया गया है? 14 सेकेंड किया गया है। केंद्र सरकार चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कितने औद्योगिक गलियारों का विकास कर रही है? तो 11 गलियारों का विकास कर रही है। भारतीय रेलवे कितनी लंबी लाइन के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जो रेल नेटवर्क बना है वो 68,584 किलोमीटर का रेल नेटवर्क हो गया है भारत में। पिछले 5 वर्षों में रेलवे में पूंजीगत व्यय
कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 77% की बढ़ोतरी हुई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उन्नयन के लिए अब तक कुल कितने स्टेशनों की पहचान की गई है? तो 1324 स्टेशनों की पहचान की गई है। मिशन 100% विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण को कितने किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है? तो 63,456 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक में अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की रैंकिंग जो है 2023 में कौन सा स्थान है? तो 22वें स्थान पे है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को पर्यटन और अन्य पहलों के लिए चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप समूह। वित्त वर्ष 2024 के दौरान कितने हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवनों का संचालन किया गया है? तो 21। वित्त वर्ष 2024 में पीक बिजली की मांग 13% बढ़कर कितने गीगावाट हो गई है? तो 243 गीगावाट हो गई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितने गीगावाट बिजली क्षमता प्राप्त करने को प्रयासरत है? तो 500 गीगावाट। 31 मार्च 2024 तक देश में कुल कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है? तो 190.57 गीगावाट। देश में कुल स्थापित उत्पादन क्षमता में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत की है? तो 43.12% की है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र ने वर्ष 2014 से 23 के मध्य कितने रुपए का निवेश किया है? तो 8.5 लाख करोड़ का निवेश किया है। नवीकरणीय क्षेत्र में वर्ष 2024 से 30 के मध्य भारत में लगभग कितने रुपए निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है? तो 30.5 लाख करोड़ रुपए। 31 मार्च 2024 तक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता पिछले 10 वर्षों के दौरान लगभग 2.1 गुना बढ़कर कितने गीगावाट की हो गई है? तो 45.89 गीगावाट की हो गई है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक कितने चरणों में लागू किया जाएगा? तो 2 चरणों में लागू किया जाएगा। वर्तमान में कुल कितने शहरों में 945 किलोमीटर मेट्रो रेल या क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लाइनें चालू हैं? तो 27 शहरों में चालू हैं। कितनी लंबी लाइन निर्माणाधीन है? तो 939 किलोमीटर की जो लाइन है वो निर्माणाधीन है। वर्ष 2030 तक भारत की कितने प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी? तो 40% से अधिक। तीर्थ और विरासत स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना हेतु प्रसाद योजना के तहत कितने नए स्थलों की पहचान की गई है? तो 29 नए स्थलों की 29 स्थल और तीर्थ की पहचान की गई है। वर्तमान में भारत के पास कुल कितनी सक्रिय अंतरिक्ष संपत्तियां हैं? तो 55। जून 2024 तक देश में मोबाइल टावरों की संख्या कितने लाख है? तो जून 2024 तक मोबाइल टावरों की जो संख्या है वो 8.02 लाख है। 12 अप्रैल 2024 तक राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत कुल पूंजीगत व्यय में परिवहन क्षेत्र का योगदान जो है वो 58% है। इसमें ऊर्जा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? तो 24% है। जलवायु परिवर्तन और भारत। अगले 30 वर्षों में हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं वैश्विक औसत से कितने गुना तेजी से बढ़ने की संभावना है? तो 1.5 गुना। गैर जीवाश्म ईंधनों के स्रोतों के माध्यम से कितने प्रतिशत विद्युत स्थापित क्षमता को हासिल किया गया है? तो 40%। वर्ष 2017 और 2023 के बीच भारत में लगभग कितने गीगावाट की कुल विद्युत क्षमता को जोड़ा है? तो 100 गीगावाट। इसमें कितने प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान है? तो 80%। किस देश के पास विश्व की कोबाल्ट आपूर्ति का लगभग 4/5 हिस्सा 80% है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार एक चैट जीपीटी खोज गूगल पर सर्च करने की तुलना में कितनी अधिक ऊर्जा खपत करता है? तो 10 गुना। वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर से बिजली की मांग वर्ष 2026 तक कितने टेरावाट आवर तक पहुंच सकती है? तो 1000 टेरावाट आवर तक पहुंच सकती है। वर्तमान में सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जकों में कितने प्रतिशत अमेरिका, यूरोप और चीन में रहते हैं? तो 85%। कितने प्रतिशत उत्सर्जक अफ्रीका और दक्षिण एशिया के विकासशील देशों में रहते हैं? तो 10%। एक अफ्रीकी नागरिक प्रतिवर्ष औसतन कितने किलोवाट घंटा बिजली खपत करता है? तो करता है 185 किलोवाट घंटा। जबकि यूरोप में यूएसए का एक व्यक्ति प्रतिवर्ष औसतन कितने किलोवाट घंटा बिजली की खपत करता है? क्रमशः 6500 किलोवाट और 1,12,700 किलोवाट घंटा। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक विश्लेषण के अनुसार प्रमुख फसलों के काटे गए क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग का उपयोग मानव खाद्य के रूप में किया जाता है? तो केवल
37%। कृषि एवं खाद्य प्रबंधन, विगत 5 वर्षों के दौरान स्थिर कीमतों पर कृषि के क्षेत्र में प्रति वर्ष औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 4.18% की वृद्धि हुई है। खाद्यान्न का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा 2/3 आबादी को निःशुल्क वितरित किया जाता है? तो 40% आबादी को। भारत अपने कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत हिस्सा निर्यात करता है? तो 7% से अधिक करता है। भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग कितने प्रतिशत आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करती है? तो करती है 42.3%। कृषि क्षेत्र का देश का सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर कितनी हिस्सेदारी है? तो 18.2% की हिस्सेदारी है। चावल, गेहूं, गन्ना एवं कपास सहित अन्य फसलों का दुनिया में भारत का कौन सा उत्पादक देश है? तो दूसरा है। जो भारत है वो चावल, गेहूं, गन्ना एवं कपास सहित अन्य फसलों का दुनिया में भारत कौन सा उत्पादक देश है? तो दूसरा उत्पादक देश है। वर्ष 2023 से 24 खाद्यान्न उत्पादक कितना है? तो 328.8 मिलियन टन से थोड़ा कम। वर्ष 2022 से 23 में खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन से सर्वकालिक उच्च स्तर पर था? तो 329.7 मिलियन टन। कुसुम और सोयाबीन पीला के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 2023 से 24 में उत्पादन लागत से कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 52%। तिलहनों का कुल कवरेज क्षेत्र वर्ष 2023 से 24 तक कितने मिलियन तिलहनों का कुल कवरेज क्षेत्र वर्ष 2023 से 24 तक कितना हो गया है? तो 30.08 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। वर्ष 2014 से 15 में तिलहन का कुल कवरेज क्षेत्र कितने मिलियन हेक्टेयर था? तो 25.60 मिलियन हेक्टेयर था। तो खाद्य तेल की घरेलू उपलब्धता जो वर्ष 2015 से 16 में 86.30 लाख टन थी, वर्ष 2023 में 23 और 24 में बढ़कर कितनी हो गई है? तो 121.33 लाख टन हो गई है। घरेलू मांग और खपत पैटर्न में वृद्धि के बावजूद आयातित खाद्य तेल का प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2015 से 16 में 63.2% से घटकर 2022-23 में कितने प्रतिशत हो गया? तो 57.3% हो गया। कृषि क्षेत्र का सकल पूंजी निर्माण जीसीएफ और सकल मूल्य वर्धित जीवीए के प्रतिशत के रूप में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण का हिस्सा लगातार घट रहा है या बढ़ रहा है? तो बढ़ रहा है। सकल पूंजी निर्माण के हिस्से का बढ़ने का मुख्य कारण क्या रहा है? तो सार्वजनिक निवेश में वृद्धि। वर्ष 2022-23 में कृषि क्षेत्र का सकल पूंजी निर्माण कितने प्रतिशत की दर से बढ़ा है? तो 19.04% की वृद्धि से बढ़ा है। वर्ष 2016 से 17 में से 2022 से 23 तक सकल पूंजी निर्माण में औसत वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो 9.70% थी। 31 जनवरी 2024 तक बैंकों ने 9.4 लाख करोड़ की कमी के साथ कितने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए? तो 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। तो 31 मार्च 2024 तक मत्स्य पालन और पशुपालन गतिविधियों के लिए कितने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं? तो 3.4 लाख, 4.9 लाख एवं 34.5 लाख। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2023 से 24 तक कुल बीमित क्षेत्र कितना तक पहुंच गया है? तो 610 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। देश में मंडियों द्वारा सेवा प्रदान किया जाने वाला औसत क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 434.48 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय किसान आयोग 2006 के कितने किलोमीटर के दायरे में विनियमित बाजार की आवश्यकता की सिफारिश है? तो 5 किलोमीटर। इस विपणन में दक्षता को बढ़ावा देने और मूल्य खोज में सुधार करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना को लागू किया है? तो ई नाम। कितने प्रतिशत किसान ई नाम पोर्टल के माध्यम से लेन देन करना पसंद करते हैं? तो 54%। भारत सरकार ने 1 मार्च 2024 को डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए पात्र कमोडिटीज की सूची 91 से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है? तो 104% कर दिया है। सूची में शामिल नए कमोडिटी कौन से हैं? तो सेब, काजू, लहसुन, स्किम्ड मिल्क पाउडर, सफेद मक्खन, मौसम, प्रसंस्कृत नकदी उत्पाद, प्रसंस्कृत बांस उत्पाद आदि। पीएम किसान योजना के तहत 10 जुलाई 2024 तक कितने किसानों को 3.24 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है? तो 11 लाख करोड़ से अधिक। 7 जुलाई 2024 तक प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत
कितने किसानों ने इस योजना के तहत नामांकन किया है? तो 23.41 लाख। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पीएमकेएमवाई के तहत किन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो सबसे कमजोर किसान परिवार। वर्ष 2014-15 से 2023 से 24 तक कृषि यांत्रिकीकरण पर उप मिशन के तहत आवंटित कुल राशि कितनी थी? तो 7.26 हजार करोड़ रुपए। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में वर्षा आधारित चावल की पैदावार वर्ष 2050 में और 2080 के परिदृश्यों में कितने प्रतिशत घटने का अनुमान है? तो क्रमशः 20% और 47%। सिंचित चावल की पैदावार वर्ष 2050 तक एवं 2000 वर्ष सिंचित चावल की पैदावार वर्ष 2050 एवं 2080 में कितने प्रतिशत घटने का अनुमान है? तो 3.5% से 5.5% तक। 3.5% एवं 5%। जलवायु परिवर्तन के कारण गेहूं की पैदावार में 2050 एवं 2080 के प्रदर्शनों में कितने प्रतिशत की कमी का अनुमान है? तो क्रमशः 19.3% एवं 40%। पंजाब, हरियाणा में उत्तर प्रदेश में धान की पराली जलाने की घटनाएं वर्ष 2023 की अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? तो 24% कम है। डिजिटल कृषि मिशन 2021 से 25 का उद्देश्य क्या है? तो एआई, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन आदि जैसी उन्नत तकनीकों के माध्यम से कृषि को आधुनिक बनाना। कृषि और संबंध क्षेत्रों में कुल जीबीए स्थिर मूल्यों में पशुधन का योगदान वर्ष 2014-15 में 24.32% से बढ़कर 2022-23 में कितना हो गया? तो 30.38% हो गया है। वर्ष 2022-23 में पशुधन क्षेत्र ने कुल सकल मूल्य वर्धित जीबीए में कितने प्रतिशत का योगदान दिया है? तो 4.66% योगदान दिया है। भारत ने वर्ष 2022 में 4.66%। वर्ष 2022-23 में कितने टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन किया गया है? तो 17.54 मिलियन टन। भारत वैश्विक दर पर मछली उत्पादन में कौन से स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे है। वैश्विक मछली उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? तो 8% है। वर्ष 2022-23 में के दौरान कितने फसलों की 347 किस्में जारी की गई हैं? तो 44 फसलों की 347 किस्में जारी की गई हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार में कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 12.02% हिस्सा है। वर्ष 2022-23 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात सहित कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो भारत के कुल निर्यात का लगभग कितने प्रतिशत है? तो 11.7% है। प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात का हिस्सा जो वर्ष 2017 से 18 में 14.9% था, वर्ष 2022-23 में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया? तो 23.4% हो गया है। वैश्विक स्तर पर दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो भारत है। फलों, सब्जियों और चीनी के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर भारत का दूसरा स्थान है। ऑपरेशन ग्रीन का दायरा 3 फसलों टमाटर, प्याज और आलू से बढ़कर कितनी खराब होने वाली फसलों तक कर दिया गया है? तो 22 फसलों। इसमें कितने फल, सब्जियां एवं झींगा शामिल है? तो 10 फल, 11 सब्जियां और 1 समुद्री झींगा शामिल है। 1 जनवरी 2024 से आगामी 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कितने लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा? तो 81.35 करोड़ जो है लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। थैंक यू सो मच।